हेलो दोस्तों। अभिनव नाम है मेरा। स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत में। SAS क्विजर का जो ऐप है उसका MCQs कर रहे हैं हम। 2 वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। आई होप आप लोगों ने वो देख लिया है। अगर वो नहीं देखा है तो पहले वो देख लेना। आज हम उसी की सीरीज में 3rd वीडियो ला रहे हैं। इसमें बेसिकली आज हम डेप्रीसिएशन, प्रोविजन एंड रिजर्व इन 2 के क्वेश्चंस करेंगे। अप्रॉक्स 101 क्वेश्चन है और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि मैं 60 मिनट में आपको ये करवा दूं। तो वीडियो की लेंथ थोड़ी सी लंबी होने वाली है, ठीक है। तो प्लीज एंड तक देखना आप। और अगर आप स्पीड को बढ़ा पाओ तो बढ़ा देना। अगर आपको लग रहा है कि स्पीड बढ़ा के भी समझ में आ रहा है तो आप बढ़ा देना। और एक और चीज, अगर आप लोग SSC वगैरह के स्टूडेंट हो तो अभी ही रुक जाओ, ये वीडियो आपके लिए नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ SAS एग्जाम्स जो दे रहे हैं उनके लिए है, ये SSC के स्टूडेंट के लिए नहीं है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन बिना किसी देरी के। अगर कोई क्वेश्चन गलत लग रहा हो आपको या मैंने गलत बता दिया हो, कमेंट में मुझे बता दिया करो, मैं करेक्ट कर दूंगा खुद को भी अगर मैंने गलत बताया होगा तो, और आपको भी अगर मुझे लग रहा है कि आप गलत हो तो, ठीक है। तो जितने भी कमेंट्स है, फीडबैक है, बहुत वेलकम है, बहुत ईमानदार, क्योंकि हम सब एक ही डिपार्टमेंट के हैं और हम लोग बिल्कुल बराबर है, ठीक है। फर्क बस इतना है कि मैं इस साइड बैठा हूं, आप उस साइड बैठे हो। मैंने PC14 का पेपर निकाल लिया है या 13 का पेपर निकाल लिया है, आपने नहीं निकाला है, तो थोड़ी बहुत गलती सबसे हो जाती है। मोस्ट वेलकम है। आपके पास मेरा व्हाट्सअप नंबर है, सब कुछ है। आप मुझे डायरेक्ट बता सकते हो कि सर यहाँ यहाँ ये गलती हो गई थी, या तो आपसे हुई है या मुझे समझा दो कि क्या गलती हुई, तो मैं बता दूंगा, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं कि डेप्रिसिएशन क्या है। पहला क्वेश्चन, डेप्रिसिएशन क्या है? नॉन कैश एक्सपेंस, कैश एक्सपेंस, कैश एक्सपेंस तो नहीं है। नॉन कैश गेन, गेन भी नहीं है। कैश गेन भी नहीं है, तो क्या है ये? नॉन कैश एक्सपेंस है। क्या है ये? नॉन कैश एक्सपेंस है। आई होप क्लियर होगा। अगला देखो क्या है, डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड ऑन। डेप्रिसिएशन किस पे चार्ज होता है? डेप्रिसिएशन किस पे चार्ज होता है? फिक्स्ड असेट्स पे। किस पे चार्ज होता है? फिक्स्ड असेट्स पे। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, डेप्रिसिएशन क्या है? डिक्लाइन इन द मार्केट वैल्यू ऑफ टेंजिबल फिक्स असेट्स। गलत है ये, ठीक है। ध्यान रखना, मार्केट वैल्यू में गिरावट नहीं आती है। मार्केट वैल्यू तो प्राइस के कारण होता है। द रेसिडुअल वैल्यू ऑफ फिक्स असेट्स ना, रेसिडुअल का मतलब समझ लो स्क्रैप वैल्यू है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ फिक्स असेट्स रिपेयर, ये भी गलत है। पोर्शन ऑफ अ फिक्स्ड कॉस्ट कंज्यूम ड्यूरिंग द करंट अकाउंटिंग पीरियड। जब भी आप कभी भी डेप्रिसिएशन को यूज करोगे, कोई भी असेट्स को यूज करोगे पूरे साल, तो उसकी कुछ ना कुछ तो वैल्यू गिरेगी ना, उसी को डेप्रिसिएशन कहते हैं। डिप्लेशन हमेशा ध्यान रखना नेचुरल असेट्स के लिए यूज होता है, नेचुरल रिसोर्सेज के लिए डिप्लेशन वर्ड यूज होता है। डेप्रिसिएशन का क्या काम होता है? हमेशा ध्यान रखना, डेप्रिसिएशन प्रोवाइड्स फंड फॉर रिप्लेसमेंट। ये किसके लिए करते हैं? रिप्लेसमेंट के लिए। कैसे करते हैं ये मैंने आपको अपने वाले चैप्टर में बता रखा है, अभी भी बता रहा हूं। अगर आप इस वीडियो को 21-22 तारीख से पहले देख रहे हो, ठीक है, इवन मैं तो कह रहा हूं 23, 24 या 25 तारीख को भी देख रहे हो ना, 25 अप्रैल से पहले देख रहे हो, तो आप मेरे वीडियो सारे जाके देख लो। 5 दिन में आप कंप्लीट देख सकते हो और यकीन मानो आप पास हो जाओगे उन वीडियोज को देखने। चाहे आप PC13 के लिए कर रहे हो या 14 के लिए, मैंने कंप्लीट डाल रखा है, वहां से देख लो। मैंने बहुत अच्छे से और छोटे छोटे वीडियोस में डाले हुए हैं। बहुत बड़े बड़े चैप्टर को मैंने बहुत छोटे में और अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो वो जरूर देख लो। फिर है, व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ एन एसेट्स इज हायर देन द बुक वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन। क्या होता है? एक चीज हमेशा ध्यान रखना, मार्केट का प्राइस ना घटे बढ़े, कुछ भी हो, कुछ भी हो, डेप्रिसिएशन अपने यूजुअल रेट से लगता रहेगा। डेप्रिसिएशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो डेप्रिसिएशन, ये कह रहा है मार्केट वैल्यू जो है ना वो हाईयर है बुक वैल्यू से, तो क्या डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा? लगेगा भैया, यूजुअल रेट पे लगेगा। कितने पे लगेगा? नॉर्मली। चार्ज एट लोअर रेट ना, चार्ज एट हायर रेट ना, नॉर्मली जो रेट से लगता आ रहा है उसी रेट से लगता रहेगा। अगला क्वेश्चन देखो, डेप्रिसिएशन इज चार्ज टू रिड्यूस द वैल्यू ऑफ असेट्स टू इट्स मार्केट वैल्यू। डेप्रिसिएशन कब चार्ज किया जाता है? अभी जो हमने बताया था ना, टू एडजस्ट द कॉस्ट ऑफ द असेट्स बाय पोर्शन ऑफ फिक्स असेट्स कंज्यूम ड्यूरिंग द अकाउंटिंग फाइनेंशियल ईयर। एक साल में जो हम फिक्स असेट्स को यूज करते हैं ना, तो उसी की वैल्यू में जो गिरावट आती है वही डेप्रिसिएशन है। इफ एडुक्वेट मेंटेनेंस, ये कह रहा है कि अगर प्रॉपरली मेंटेन किया जाए किसी फिक्स असेट्स को, तो क्या उस पर डेप्रिसिएशन लगाने की जरूरत है? देखो, मेंटेनेंस करो ना करो, डेप्रिसिएशन तो लगाना ही लगाना है और यूजुअल रेट से लगाना है, ठीक है। नॉट टू बी चार्ज गलत है। बी चार्ज एट लोअर रेट ना, जो चल रहा है उसी से। बी चार्ज एट यूजुअल रेट, ध्यान रखना। अब ऐसा नहीं है कि मैंने घर खरीद लिया, हर महीने पेंट करवा रहा हूं तो डेप्रिसिएशन नहीं होगा। डेप्रिसिएशन तो होगा ही होगा, ठीक है। सिंपल सी बात है, बाइक खरीद लो। ये गायब कैसे हो गया? बीच के 2 क्वेश्चंस गायब हो गए, आई डोंट नो कैसे। आप देख लेना, SAS क्विजर में है, ठीक है। अगर समझ में ना आए तो मुझसे कमेंट में पूछ लेना, मैं बता दूंगा, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन लगाना सिंपल। एक बाइक खरीदो, ठीक है, आप मान लो उसको हर महीने सर्विस करवा रहे हो, तो क्या उसकी वैल्यू में गिरावट नहीं आएगी? आएगी ही आएगी, ठीक है।
डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व इज एन एग्जांपल हो। देखो कभी भी ना किसी भी रिजर्व के आगे अगर नाम आ जाए ना कि इस चीज के लिए बनाया गया है ये, तो उसको हम स्पेसिफिक रिजर्व कहते हैं, ठीक है। स्पेसिफिक रिजर्व, ये स्पेसिफिक रिजर्व में आता है। अगेन क्योंकि ये डिविडेंड के लिए है, तो इसको ना कभी भी किसी भी रिजर्व से या तो असेट्स घटने के चांसेस हो या बढ़ने के चांसेस हो, ठीक है, जो बेसिकली कैपिटल प्रॉफिट पे बनाया जाए तो उसको हम कैपिटल रिजर्व कहते हैं। तो इस क्वेश्चन में स्पेसिफिक रिजर्व भी हो सकता है आंसर और कैपिटल रिजर्व भी हो सकता है इसका आंसर। रिजर्व द पर्पस ऑफ विच हैज नॉट बीन स्पेल्ड आउट। देखो रिजर्व दो टाइप से बनाया जाता है, एक पता है कि इस चीज के लिए बनाना है, एक हमें पता ही नहीं किस चीज के लिए नहीं बना रहे हैं। जब पता है किस चीज के लिए बना रहे हैं तो उसको बोलेंगे हम स्पेसिफिक रिजर्व। अगर हमें नहीं पता है तो हम उसको बोलेंगे जनरल रिजर्व या फ्री रिजर्व। दोनों ही इसका आंसर है, ए और बी, तो बोथ ए एंड बी, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। देखो हमेशा ना प्रॉफिट पे कुछ चीजें चार्ज होती है और कुछ सेट असाइड होता है। मैंने बताया था आपको, रिजर्व जो होता है ना, रिजर्व हमेशा सेट असाइड होता है, प्रॉफिट में से निकाला जाता है, और वही प्रोविजन हो या डेप्रीसिएशन हो वो चार्ज किया जाता है। तो प्रोविजन भी डेप्रीसिएशन भी, तो प्रोविजन एंड डेप्रीसिएशन, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। टू मीट फ्यूचर एक्सपेंसेस और लॉसेस द अमाउंट ऑफ विच इज नॉट सर्टेन एन अकाउंट इज क्रिएटेड विच इज कॉल्ड। इन फ्यूचर ना कुछ होने वाला है, हमें नहीं पता क्या होने वाला है, ठीक है, कोई भी कॉन्टीजेंट हो सकता है, तो उसके लिए अगर हम कुछ बनाएं तो उसको क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं प्रोविजन। क्या कहते हैं उसको? प्रोविजन। ये अनसर्टेन है लेकिन हमें पता है होगा, ठीक है, कितना होगा हमें नहीं पता। अगर हमें फिक्स्ड पता हो कि इतना ही बनेगा तो हम उसको लायबिलिटी मानेंगे, लेकिन अगर आपको पता ही नहीं कि कितना अमाउंट आ सकता है तो उसको हम प्रोविजन कहते हैं, ठीक है, फ्यूचर एक्सपेंसेस के लिए। क्रिएशन ऑफ रिजर्व रिड्यूसेस टैक्सेबल इनकम। हमेशा ध्यान रखना, प्रॉफिट पहले आप निकाल लेते हो उसके बाद रिजर्व निकालते हो, तो टैक्स में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यही फर्क है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, यहां पे आप लिखते हो प्रोविजन और उसके बाद जो बैलेंस आता है ना उसके बाद निकालते हैं टू नेट प्रॉफिट, और इसी पे लगता है टैक्स, ये टैक्सेबल कह सकते हो, और उसके बाद हम लिखते हैं टू रिजर्व, ठीक है। तो आप खुद देख सकते हो कि प्रोविजन ऊपर है, यानी प्रोविजन लगा उसके बाद प्रॉफिट आया और प्रॉफिट के बाद रिजर्व आया, तो रिजर्व से ना कोई टैक्सेबल प्रॉफिट में फर्क नहीं पड़ता, कोई प्रॉफिट में फर्क नहीं पड़ता, ना ही रिजर्व से प्रॉफिट घटता है ना ही बढ़ता है। प्रोविजन से फर्क पड़ सकता है, रिजर्व से फर्क नहीं पड़ता है। तो क्रिएशन ऑफ रिजर्व रिड्यूसेस टैक्सेबल प्रॉफिट, डज नॉट रिड्यूस टैक्सेबल प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस, मे और मे नॉट रिड्यूस। हमेशा ध्यान रखना है, रिजर्व से कभी भी टैक्सेबल प्रॉफिट में कोई चेंज नहीं आता है। Depreciation is decline in the historical cost of assets, in the market cost of assets, in the fair cost of assets or at residual cost। देखो depreciation is decline, डेप्रिसिएशन किस पे लगाया जाता है, एक्चुअली ये होना चाहिए था, क्वेश्चन में थोड़ा सा गलत लग रहा है मुझे, तो इसका आएगा इन द हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ असेट्स। जिस रेट पे आपने खरीदा है ना उसी पे डेप्रिसिएशन लगेगा, ठीक है। क्वेश्चंस में थोड़ा हेरा फेरी लग रहा है मुझे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11वां देखो क्या है, 17वां सॉरी। कॉस्ट ऑफ असेट्स इंक्लूड्स, असेट्स के कॉस्ट में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है? कॉस्ट ऑफ आइटम, यस, आपने मान लो से मैं मान के चलता हूं ये मेरे पास रिमोट है, ठीक है, ये फिक्स्ड असेट्स है, ये रिमोट है और ये फिक्स्ड असेट्स है। अब इसको खरीदा है मैंने, ये इसके कॉस्ट में इंक्लूड होगा। इसके इंस्टॉलेशन पे जो खर्चा आएगा वो भी इसमें इंक्लूड होगा। जो इसका फ्राइट और ट्रांसपोर्टेशन पे खर्चा होगा ना इसको लाने ले जाने में, वो भी इसके कॉस्ट में इंक्लूड होगा। प्रोसीड्स फ्रॉम टेस्ट रन, क्या ये आएगा? ये देखो, ये प्रोसीड्स फ्रॉम टेस्ट रन होता क्या है, पहले तो आप ये समझो। आपने एक नया मशीनरी खरीदा मैन्युफैक्चरिंग के नाम से, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग के लिए। अब वो जब वो आता है ना तो आप एक ट्रायल लेते हो कि भैया ये काम कर रहा है नहीं कर रहा, तो आपने ट्रायल में चला दिया, उसके अंदर कुछ रॉ मटेरियल्स डाले और एक बना बनाया सामान आ गया, ठीक है। तो कुछ जो रॉ मटेरियल्स डाले हैं, ठीक है, क्या उस रॉ मटेरियल को कॉस्ट में ऐड करना चाहिए? सोचो, आपको पता चलेगा, ठीक है। आंसर ऑल ऑफ द अबव है, करना चाहिए, ठीक है। अब टेस्ट रन भी तो उसी का वो है ना। अब मान लो आपने उसको चलाया, एक मशीनरी आया और मशीनरी के लिए कह रहा है वो कि एक दिन आपको ऐसे ही चला के छोड़ देना है, खाली छोड़ना है। अब वो एक दिन तक बिजली भी तो बनेगा, बिजली भी तो लेगा ना, उस बिजली को आप क्या करोगे, किस में मानोगे, किस इलेक्ट्रिसिटी, उस इलेक्ट्रिसिटी बिल को किस में जोड़ोगे? हमेशा ध्यान रखना फिक्स असेट्स में, ठीक है। जो रेट में आपने खरीदा वो उसमें ऐड हो जाएगा, तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर है, ठीक है। आई होप ये समझ में आ गया होगा टेस्ट रन क्या होता है, ठीक है। टाइप्स ऑफ रिजर्व आर, ठीक है। अब इसमें होता क्या, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं। मान लो ये रिमोट खरीदा मैंने 500 रुपए का, ठीक है।
इसको एक बंदा आएगा, वो मुझे बताएगा इस रिमोट का क्या क्या काम है। उसने मेरे को 100 रुपए ले लिए, तो 600 रुपए। रिमोट लेने के लिए गया था मैं, और वहां से आया, मैंने किराया दिया 50 रुपए। ठीक है। अब रिमोट यूज करने से पहले ना मुझे एक बैटरी लगा के पूरा चेक करना था। ठीक है। वो बैटरी दोबारा यूज नहीं होने वाला है, टेस्ट रन से ही मान लो, तो 10 रुपए वो भी ऐड कर दो, प्रोसीड्स फ्रॉम टेस्ट रन। ठीक है। तो कुल मिला के आप ये कह लो कि अगर टेस्ट रन पे कुछ खर्च हो रहा है तो यहां तो 10 रुपए खर्च हुआ। अब मान लो कि 10 रुपए खर्च करने के बाद ना वो जो बैटरी है ना वो मैंने 5 रुपए का बेच दिया, तो कुल मिला के यही वाला कॉस्ट ऐड होगा। अगर मान लो वो बैटरी 15 का बिक गया, ठीक है, तो अब देखोगे कि टेस्ट से ही हमने 5 रुपए कमा लिया ना, तो कॉस्ट में 5 रुपए घटा दो। तो इस तरीके से एक्चुअली में वो रिमोट हमें इतने का पड़ा। ठीक है। ये समझ लेना क्या है। हालांकि इतने हाई लेवल के क्वेश्चंस आएंगे नहीं, बट कितने भी आएंगे मैं हूं ना, लेकिन एग्जाम के बाद मैं क्या कर पाऊंगा, तो अभी समझ लो अच्छे से। रिजर्व के टाइप कौन कौन से हैं? जनरल रिजर्व है, कैपिटल रिजर्व है, एक्यूमुलेटेड रिजर्व, स्पेसिफिक रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व। ये भी है, ये भी है। एक्यूमुलेटेड रिजर्व जैसा कोई चीज नहीं होता। तो 1 2 4 5, 1 2 4 5 है कोई? ये रहा बी, 1 2 4 5। ठीक है, मैंने पढ़ा रखा है वो सब। रिजर्व क्रिएटेड फॉर मेंटेनिंग अ स्टेबल रेट ऑफ डिविडेंड इज टर्म्ड एज। डिविडेंड पे करने के लिए अगर हम करते हैं ना, तो उसको डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व कहते हैं। ठीक है। टू द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन, हमेशा ध्यान रखना कि मेन ऑब्जेक्टिव जो होता है ना डेप्रिसिएशन का, ठीक है, एक तो होता है कि रिप्लेसमेंट का फंड हो जाए। ठीक है। लेकिन जो सबसे बड़ा जो कारण है ना डेप्रिसिएशन लगाने का, वो है ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस निकालने का। क्या काम होता है इसका? एक ट्रू प्रॉफिट निकालना। ट्रू प्रॉफिट देखो कैसे। मैंने ना एक कार खरीदा, मान लो मैं एक टैक्सी ड्राइवर हूं, कार खरीदा मैंने। ठीक है। अब मैंने खरीदा 10 लाख रुपए का। ठीक है। अभी मैंने उसको पूरे साल चलाया। ठीक है। अब पूरे साल में मैंने कमाया उससे 1 लाख रुपए, और अब मैं मान के चल रहा हूं कि मैंने 1 लाख रुपए कमा लिया। एक्चुअली में क्या वो सच में 1 लाख रुपए प्रॉफिट है? नहीं है। क्यों नहीं है? अरे वो जो असेट्स यूज कर रहे हो उसका भी तो वैल्यू घटा होगा ना। अब मान लो वो जो है टैक्सी है वो 10 साल के लिए ही है, तो हर साल 1 1 लाख रुपए घटेगा ना, तो कहां कमाया तुमने? 1 लाख रुपए आया और 1 लाख रुपए उसकी वैल्यू भी घट गई, तो वो तो नहीं यूज हो रहा है ना। तो हमेशा ध्यान रखना मेन मोटिव जो होता है ना इसका ट्रू प्रॉफिट निकालना। ट्रू प्रॉफिट, एक्चुअली में कोई प्रॉफिट ही नहीं हुआ है। डेप्रिसिएशन अराइजेस बिकॉज ऑफ फॉल इन द मार्केट वैल्यू। ना 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 ना, मार्केट वैल्यू से डेप्रिसिएशन का कोई लेना देना नहीं है। फिजिकल वेयर एंड टियर, बिल्कुल सही है। फॉल इन द वैल्यू ऑफ मनी, बिल्कुल गलत, नॉन ऑफ द एबव, ये है ना बी। ठीक है। फॉल सॉरी फिजिकल वेयर एंड टियर के कारण डेप्रिसिएशन अराइज होता है। डेप्रिसिएशन इज अ प्रोसेस ऑफ, क्या होता है डेप्रिसिएशन? वैल्यूएशन का, एलोकेशन का, बोथ वैल्यूएशन एंड एलोकेशन, नन ऑफ देम। बड़ा टफ क्वेश्चन है यार। ठीक है, मतलब डेप्रिसिएशन वैल्यूएशन का हो सकता है, एलोकेशन का तो नहीं है। इसमें हम क्या करते हैं? वैल्यू को दोबारा से डिटरमाइन करते हैं कॉस्ट निकाल के, तो वैल्यूएशन हो सकता है। ठीक है, इसका आंसर। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस में हम भी थोड़े वो हो जाते हैं। अंडर द स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन, देखो स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या होता है कि हर साल डेप्रिसिएशन का अमाउंट सेम रहता है। इंक्रीजेस एवरी ईयर, ना रिमेन कांस्टेंट एवरी ईयर। ठीक है, हर साल सेम। और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में ना घटता रहता है। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में ऐसा है, जैसे 1 लाख का मशीनरी है, हमें 10% डेप्रिसिएशन लगाना है, तो पहले साल मैंने 10% लगाया, 1 लाख का 10,000। अब नेक्स्ट ईयर इसकी वैल्यू कितनी बच गई? 90,000। अगले साल फिर 10% लगाएंगे, तो इसका देखो 9,000, फिर 81,000। तो आप इसमें देखोगे कि हर साल जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट है ना वो घटता जाता है। पहले 10 लगा था, फिर 9, फिर 8100, इस तरीके से। अंडर द डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड डेप्रिसिएशन डिक्रीजेस एवरी ईयर। ओके, अगला क्वेश्चन का आंसर भी इसी में छुपा था। अंडर द फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड को ही फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड कहते हैं। ठीक है। कैलकुलेटेड ऑन स्क्रैप वैल्यू नहीं, बैलेंसिंग अमाउंट नहीं, ओरिजिनल कॉस्ट। हमेशा ध्यान रखना डेप्रिसिएशन ना जो ओरिजिनल कॉस्ट जिस रेट पे आपने खरीदा है ना उसी पे लगाया जाता है। ठीक है। अंडर द डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड ऑन, हमेशा ध्यान रखना डिमिनिशिंग में क्या होता है, जैसे अभी मैंने बताया था ना 1 लाख लिखा, फिर मैंने 90,000 लिखा, फिर मैंने 81,000 लिखा उसकी वैल्यू, तो ये एक्चुअली में ये बुक वैल्यू है। ये बुक वैल्यू है, और जिस रेट पे आपने खरीदा था ना उसको हम बोलेंगे कॉस्ट, ओरिजिनल कॉस्ट। तो स्ट्रेट लाइन वैल्यू, स्ट्रेट लाइन मेथड में ना इस पे लगाया जाता है। और रिटर्न डाउन में देखो पहले साल इस पे, अगले साल इस पे, अगले साल इस पे, तो जो एक्चुअली में जो बुक वैल्यू है ना उस पे लगाया जाता है। तो इसमें देखो कौन सा है, ऑन ओरिजिनल, सॉरी ऑन बुक वैल्यू, ऑप्शन सी है। ठीक है, माय मिस्टेक, ऑन बुक वैल्यू। अरे चल जा, क्लियर है यहां तक? The amount of depreciation charged on a machinery will be debited to,
जब भी डेप्रिसिएशन चार्ज करते हो ना तो उसको डेप्रिसिएशन अकाउंट में लिख देते हैं। किस में लिखते हैं? डेप्रिसिएशन अकाउंट में, ठीक है। डेप्रिसिएशन अकाउंट में सारे एंट्रीज करते हैं और फिर वो डेप्रिसिएशन अकाउंट वहां से जाके कहां जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है, या इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी शुड बी रिटर्न ऑफ अगेंस्ट, कभी भी जो प्लांट एंड मशीनरी को आप बेचते हो ना उससे जो नुकसान होता है ना वो कहां से निकलेगा? तो डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट होता है ना, वहां से पैसे निकल जाएगा, ठीक है। कहां से निकलेगा? डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट से। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी विल बी, देखो इसकी एंट्री क्या होगी, हमेशा ध्यान रखना, लॉस हो रहा है तो डेबिट करेंगे, तो लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, ये इसकी एंट्री होगी, ठीक है। तो अब देखो क्या हो रहा है, डेबिट मशीनरी ना क्रेडिट मशीनरी है, यस, तो क्रेडिट मशीनरी, ओके, यस, आई होप क्लियर होगा, ठीक है, आई होप क्लियर है। अगला देखो क्या है, असेट्स विच हैव अ लिमिटेड यूजफुल लाइफ आर टर्म्ड एज, जिसको कम यूज होता है उसको क्या बोलते हैं? ठीक है, लिमिटेड असेट्स, डेप्रिसिएबल असेट्स, इसको बोलते हैं डेप्रिसिएबल असेट्स। कुछ असेट्स ऐसे होते हैं जिनकी जो लाइफ है ना वो बहुत कम है, तो उसको हम डेप्रिसिएबल असेट्स कहते हैं। प्रोसेस ऑफ बिकमिंग आउट ऑफ डेट, ऑब्सोलीट बोलते हैं उसको, ऑब्सोलसीन, ठीक है, कोई जो आउटडेटेड हो जाता है चीजें, ठीक है। जब भी कोई नया टेक्निक आ गया तो पुराना वाला क्या हो जाएगा? आउटडेट हो गया, ओके। Which of the term is used to write off in reference to tangible fixed assets? Tangible fixed assets के लिए हमेशा depreciation यूज होता है। क्या यूज होता है? depreciation, ठीक है। और अगर यहीं पे intangible होता ना तो intangible के लिए amortization यूज होता है। क्या यूज होता है? intangible के लिए amortization यूज होता है। और कभी भी natural resources के लिए क्या यूज होता है? depletion यूज होता है, ठीक है। तो एक साथ आपने 3 क्वेश्चन कर लिया। The economic factor causing depreciation, इकोनॉमिक फैक्टर क्या हो सकता है? टाइम फैक्टर, वेयर एंड टियर, ऑब्सोलेसेंस एंड इनएडेक्वेसी, वेयर एंड टियर। इकोनॉमिक कारण तो वही है ना, सबसे बड़ा कारण वही है, वेयर एंड टियर। जब आप उसको यूज कर रहे हो तो उसकी जो वैल्यू घट रही है। प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन इज एग्जांपल ऑफ, देखो कई बार ना कुछ प्रॉफिट जो होता है ना वो सब कुछ करने से पहले ही हो जाता है, ठीक है। इनकॉर्पोरेशन का मतलब आई थिंक बिजनेस को हैंडओवर होता होगा, ठीक है। मैं यहां पे थोड़ा सा वो हूं, लेकिन इसका आंसर सीक्रेट रिजर्व होगा, ठीक है। सीक्रेट रिजर्व क्या होता है? एक ऐसा रिजर्व ना जो मतलब दिख नहीं रहा होता है बैलेंस शीट में लेकिन होता है, ठीक है। बता दूंगा, अभी क्वेश्चन आएगा मैं बता दूंगा क्या है। टोटल डेप्रिसिएशन कैन नॉट एक्सीड्स, कभी भी ना जो टोटल डेप्रिसिएशन है ना वो उसके कॉस्ट वैल्यू से ज्यादा नहीं हो सकता। 1 लाख का मशीन है, 1.25 लाख थोड़ी ना डेप्रिसिएशन लगा दोगे, 1 लाख ही तो लगाओगे। डेप्रिसिएशन वैल्यू ऑफ एन एसेट्स इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस स्क्रैप, कॉस्ट प्लस स्क्रैप, ना 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 ना, कॉस्ट माइनस स्क्रैप, ठीक है। कॉस्ट प्लस मार्केट, कॉस्ट प्लस स्क्रैप, नॉन ऑफ द अबव। यहां पे आई थिंक माइनस आना चाहिए, ठीक है। तो कॉस्ट माइनस स्क्रैप, सी सही है। डेप्रिसिएशन डज नॉट डिपेंड ऑन फ्लक्चुएशन ऑन, डेप्रिसिएशन इनमें से किस चीज के फ्लक्चुएशन में फर्क नहीं पड़ता, से चेंज नहीं होता, ठीक है। तो मार्केट वैल्यू ऑफ असेट्स, इससे ना मार्केट वैल्यू से डेप्रिसिएशन का कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका सही है, ठीक है। कॉस्ट प्राइस से तो डेप्रिसिएशन अफेक्ट होगा ही ना, जितना ज्यादा कॉस्ट डेप्रिसिएशन का अमाउंट उतना कम, सॉरी उतना ज्यादा। स्क्रैप वैल्यू जितना ज्यादा उतना कम डेप्रिसिएशन, स्क्रैप वैल्यू जितना कम डेप्रिसिएशन उतना ज्यादा। डेप्रिसिएशन होता क्या है? इनकम है, असेट है, लॉस है, लायबिलिटी है, लॉस है। डेप्रिसिएशन लॉस है, ओके। द बुक वैल्यू ऑफ एन असेट्स इज ऑब्टेन बाय डिडक्टिंग डेप्रिसिएशन फ्रॉम इट्स, किससे घटाते हैं? जो बुक वैल्यू होता है असेट्स का वो क्या होता है? डेप्रिसिएशन किस में से घटाते हैं? हमेशा कॉस्ट प्राइस में से, ठीक है। कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू बुक वैल्यू ऑफ असेट्स। डेप्रिसिएशन फंड मेथड इज ऑल्सो नोन एज सिंकिंग फंड मेथड, एनुइटी मेथड, सम ऑफ ईयर। जो डेप्रिसिएशन फंड मेथड है ना इसको आई थिंक सिंकिंग फंड मेथड कहते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए बट शायद ये सिंकिंग फंड मेथड है, ठीक है। द मेथड इज स्पेशली सूटेड टू नेचुरल रिसोर्सेज, कभी भी नेचुरल रिसोर्सेज आ जाए हमेशा ध्यान रखना डिप्लेशन वर्ड आएगा, ठीक है। इन द प्रोविजन मेथड द डेप्रिसिएशन द असेट्स ऑलवेज अपेयर्स एट, जो प्रोविजन मेथड होता है ना, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में क्या करते हैं हम? एक डेप्रिसिएशन निकालने के 2 तरीके होते हैं। एक तो मैंने अभी बताया था ना जो मशीनरी की वैल्यू घटाते रहते हैं। एक बार हम क्या करते हैं ना, मशीनरी की सेम वैल्यू जैसे 1 लाख का खरीदा है ना, हर साल हम 1 लाख ही लिखेंगे, हर साल हम 1 लाख ही लिखेंगे और करेंगे क्या,
एक प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन नाम से एक अकाउंट बना के रखेंगे। जैसे पहले साल 10,000 हो जाएगा, अगले साल इसी पे 20,000 हो जाएगा, अगले साल इसी पे 30,000 हो जाएगा। तो हम असेट्स में ये लिखते रहेंगे 1-1 लाख रुपए, और लायबिलिटी में ये लिखते रहेंगे। तो जो बेसिकली असेट्स है ना, उसमें हम क्या लिखेंगे, जो उसकी कॉस्ट प्राइस है ना, उसी को हम लिख के छोड़ देंगे। ठीक है, हर साल कॉस्ट प्राइस ही लिखेंगे। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं प्रीमियम प्रोविजन मेथड, इसको बोलते हैं प्रोविजन मेथड। ठीक है, ध्यान रखना, इसमें हम क्या करते हैं, प्रोविजन को अलग से लिखते हैं। Which of the following is the effect on net income if a business decreases provision for doubtful debts? अगर आप प्रोविजन कम कर दो, प्रोविजन कम कर दो, तो इससे क्या फर्क पड़ेगा। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं। 1 लाख रुपए था, प्रोविजन 10,000 था, प्रॉफिट बताओ कितना, 90,000। अब मैंने प्रोविजन कम कर दिया, 9,000 कर दिया, तो बताओ प्रॉफिट क्या हुआ, बढ़ गया ना। हमेशा ध्यान रखना, प्रोविजन को कम करने से, ठीक है, अगर प्रोविजन को कम कर दोगे डाउटफुल डेब्ट्स को, तो वो प्रॉफिट बढ़ जाएगा, इट विल इंक्रीज इन नेट इनकम। ओके, आई होप क्लियर हो। ग्रॉस प्रॉफिट नहीं बढ़ेगा इससे। क्यों नहीं बढ़ेगा ग्रॉस प्रॉफिट, फाइनल अकाउंट कर रखा है ना आपने, फाइनल अकाउंट में प्रोविजन की कोई एंट्री नहीं होती। सॉरी, ग्रॉस प्रॉफिट में जो हम बनाते थे ना, पहले हम बनाते थे ट्रेडिंग अकाउंट, फिर बनाते थे हम प्रॉफिट एंड लॉस, और देन बैलेंस शीट। तो प्रोविजन की एंट्री किस में होती थी, याद करो, प्रोविजन की एंट्री या डेप्रिसिएशन की एंट्री कहां होती थी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो ट्रेडिंग में जो चीज आएगा वो ग्रॉस प्रॉफिट को अफेक्ट करेगा, और जो प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा वो नेट प्रॉफिट को अफेक्ट करेगा। तो यहां पे एक्चुअली में नेट इनकम आएगा आंसर। अ फर्म हैज नॉट रिकॉर्डेड द बैड डेट्स बाय मिस्टेक, एक फर्म ने गलती से बैड डेट्स को नहीं लिखा है। ओके, इससे होगा क्या, अब जैसे देखो 1 लाख रुपए है, बैड डेट्स 10,000 है, तो प्रॉफिट 90,000 है ना, लेकिन एक फर्म लिखना ही भूल गया। अब बताओ प्रॉफिट कितना है, 10,000 ना, तो नेट प्रॉफिट वुड इंक्रीज। ठीक है, नेट प्रॉफिट वुड इंक्रीज। ध्यान रखना, ग्रॉस फिर नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि ट्रेडिंग में थोड़ी ना आता है बैड डेट्स। बैड डेट्स पता है ना, किसी को नहीं पता बैड डेट्स, तो हिंदी में बोलते हैं डूबत ऋण। वो पैसा जो वापस नहीं आएगा, लेके भाग गया वो बंदा, जिसने भी पैसा लिया था उसका निकल चुका है दिवालिया, अब नहीं देने वाला वो पैसा। ठीक है, when it is certain that a debt will not be recovered, which of the following is correct? हमेशा ध्यान रखना कि जब आपको पता है कि वो पैसा नहीं आने वाला है, ठीक है, एक बंदा है जो पैसा लेके भाग गया, अब वो नहीं देगा, तो क्या प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स क्रिएट करोगे, नहीं। अब क्रिएट करके क्या फायदा भैया, प्रोविजन हमेशा पहले किया जाता है, अब तो वो पैसा लेके भाग चुका है ना। अकाउंट रिसीवेबल इज क्रेडिटेड, बैड डेबिट्स इज क्रेडिटेड, बैड डेबिट को हमेशा डेबिट किया जाता है। ठीक है, तो हमेशा देखो बैड डेबिट्स की जनरल एंट्री क्या होती है, बैड डेबिट्स की जनरल एंट्री ये होती है, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। जो भी पैसा लेके भाग रहा होता है, इसी डेटर को हम एक्चुअली में अकाउंट रिसीवेबल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अकाउंट रिसीवेबल। तो देखो बैड डेब्ट्स टू डेटर, बैड डेबिट की एंट्री ये होती है, इसको लिख लो कहीं पे। ठीक है, और यही बंदा जब बाद में पैसा दे देगा ना, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिकवर। जब ये पैसा वापस दे देगा तो क्या लिख देंगे हम, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिकवर। आई होप क्लियर होगा। और रिकवरी ऑफ बैड डेब्ट्स आ गया ना। देखो अगला क्वेश्चन, इंक्रीज इन नेट इनकम। यस, नेट इनकम बढ़ जाएगा ना इससे, पहला इसका आंसर है। ठीक है, द ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स इज 1,000। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा न्यूमेरिकल है, समझना इसको कैसे करना है हमें। जो प्रोविजन है ना, उसका ओपनिंग बैलेंस दे रखा है कितना, 1,000 रुपए स्टार्टिंग में ही, साल के स्टार्टिंग में। और जो क्लोजिंग बैलेंस है डेटर का साल के अंत में, वो 1 लाख है। कितना है, 1 लाख। ठीक है, अब हमें क्या करना है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स करना है। जैसे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन होता है ना, वैसे ही प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स होता है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बनाया जाता है ताकि डेप्रिसिएशन वाला पैसा वापस आ सके, जो असेट्स की वैल्यू घटती है। और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स बनाया जाता है जब हमें लगता है कि कोई पैसा नहीं देके भागेगा, तो उसके लिए भी हम तैयार रहते हैं और प्रोविजन बना लेते हैं। ठीक है, तो हमें ना प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स क्रिएट करना है 5%। कितना, 5%। ये 5% ऑफ डेटर, यानी 1 लाख है ना, तो हम मान के चलेंगे कि 1 लाख का 5%, 5,000 रुपए आएगा ही नहीं। ठीक है, तो हमें कितना बनाना है, हमेशा 5,000 रुपए। ऑलरेडी कितना है इसमें, 1,000 रुपए ऑलरेडी है ना, तो और कितना डालोगे इसमें, 4,000 रुपए। यही पूछा इस क्वेश्चन में। ठीक है, समझ लेना इस चीज को। अगला देखो, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 1,000 एंड 2,000।
तो और टोटल जो बेड डेब्ट्स है 200, टोटल बेड डेब्ट्स कितना है 200। अब एक बात बताओ, डेटर में कितना पैसा घटेगा? एक्चुअली में क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि डेटर में कितना घटेगा। ओपनिंग बैलेंस से कोई लेना देना नहीं है, ओपनिंग बैलेंस से कोई लेना देना नहीं है। देखो हमने 1000 रुपए नहीं घटाया, हमने कितना घटाया 4000 रुपए घटाया था। क्यों 4000 रुपए घटाया था? क्योंकि हमें टोटल 5000 घटाने थे, 1000 ऑलरेडी था तो 4 और घटा दिए। यहां पे देखो अब 1 से 2 हो गया, यानी कि पूरे साल में प्रोविजन कितना लगा है 1000 रुपए। पूरे साल में प्रोविजन कितना लगा है 1000 रुपए, और ये 200 रुपए सच में लेकर भाग गया ना, तो एक्चुअली में ये 200 रुपए भी तो डेटर से घट जाएगा ना, तो कुल मिला के डेटर से 1200 रुपए घट जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, सब्सट्रैक्टेड, डी जो है वो एडेड है। आई होप क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 49 देखो, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इतना आसान भी नहीं है। ओके अभी आवाज आ रही होगी आई होप। प्यास लग जाती है ना, मैं पानी मंगवाने के लिए ऑर्डर दे रहा था। Which of the following double entries is used to transfer bad debts recover to income statement? Bad debts recover की एंट्री अभी मैंने किया था ना, क्या किया था? कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिकवर। ओके, तो कैश डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिकवर क्रेडिट, अभी जो मैंने बताया था। ठीक है, लिखते रहा करो हमेशा, पेन और रजिस्टर लेकर बैठा करो क्लास में। What does aged debtor analysis signify? देखो एज डेटर एनालिसिस क्या बताता है ना, एक डेटर जितना पुराना है ना उसको पैसे देने के चांसेस उतने ही कम है। एक बंदा है, कुछ सोच लो, एक बंदा 6 महीने पहले आपसे पैसे लेके गया था, ठीक है, 6 महीने हो गए उसको, क्या अब वो देके जाएगा? या सोचो 1 साल पहले लेके गया था, क्या वो अब देगा? नहीं देगा। और जो आजकल में लेकर गया है, चांसेस है वो दे देगा। फिर भी जितना पुराना डेटर हो जाता है ना, पैसे आने के चांसेस उतने ही कम आ जाते हैं। ठीक है, सोच दैट हाउ लॉन्ग डेट्स हैव बीन आउटस्टैंडिंग ना, हाउ ओल्ड द कस्टमर आर ना, हाउ लॉन्ग डज अ बिजनेस टेक टू रीपे द बैंक लोन्स, और मिनिमम नंबर ऑफ ओल्ड। तो ये हाउ लॉन्ग डज अ बिजनेस टेक टू रीपे द बैंक लोन्स, सोज हाउ लॉन्ग डेट्स हैव बीन आउटस्टैंडिंग, ये दिखाता है। ठीक है, कि कितने दिन बाद वो पैसा दे रहा है। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। Which of the following is the most common causes of bad debts? Bad debts का सबसे बड़ा कारण पता है क्या होता है? सामने वाले बंदे के पास पैसा ही नहीं है, उसका दिवालिया निकल गया है। ध्यान रखना, ये मान के चलना है, ये तुम्हारे दोस्तों की तरह नहीं है जिसके पास पैसा है वो फिर भी नहीं दे रहा। ये वो बंदे हैं जिनका दिवालिया निकल गया है। ठीक है, तो डेटर्स डिक्लेयर्ड टू बी अ बैंकक्रप्ट। सबसे बड़ा कारण बैड डेब्ट्स का यही होता है, क्योंकि बिजनेस में क्या होता है ना, आप कोर्ट केस कर दोगे, पैसा ले लोगे, लेकिन अब मान लो वो बंदा दिवालिया घोषित हो चुका है, कोर्ट ने बोल दिया उसके पास पैसे नहीं है, अब कैसे निकाल पाओगे? नहीं निकाल पाओगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू अ जनरल रूल ऑफ अकाउंटिंग, द ओल्डर अ डेब्ट्स इज आउटस्टैंडिंग द मोर लाइकलीहुड दैट द डेब्ट्स विल बी टर्न आउट टू बी अ बैड डेब्ट्स। यही तो मैं बोल रहा था ना अभी, जितना पुराना हो गया ना उतने चांसेस है कि अब वो पैसा नहीं लौटाएगा। टोटल डेटर दे रखा है 5000, क्लोजिंग बैलेंस है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स का 500। आइडेंटिफाई व्हाट अमाउंट शुड बी सोन इन द बैलेंस शीट। 4500 कर दो ना, सिंपल 4500, 5000 रुपए डेटर है, 500 रुपए का प्रोविजन घटा दो, 4500 रुपए लिख दो बैलेंस शीट में। Which accounting concept dictates the inclusion of provision for doubtful debts in the financial statement? एक बात बताओ, प्रोविजन हम क्यों बनाते हैं? आने वाले बुरे दिनों के लिए ना। और ऐसा कौन सा कंसेप्ट है जो ये बताता है कि हमें हमेशा बुरे दिनों के लिए तैयार रहना चाहिए, अच्छे दिनों के लिए तैयार मत रहो। अच्छे दिन के लिए देखो हम तैयार थे, आया, आएगा। ओके, अच्छे दिन भी आएंगे। ठीक है, तो अभी फिलहाल आपको बुरे दिन के लिए तैयार रहना है। ठीक है, तो बुरे दिन यानी कि प्रूडेंस कंसेप्ट, ठीक है, जिसको हम कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा दिन एक्चुअली में हम सरकारी नौकरी में कहां आएगा यार, अपन लोग वही जो जिंदगी जी रहे हैं। ठीक है, 1 तारीख को, 30 तारीख, 31 तारीख को सैलरी आ जाएगी, वही हमारे लिए अच्छा है। ठीक है, 2-4% डीए ज्यादा बढ़ जाता है, वही हमारे लिए अच्छे दिन है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑल्टरनेटिव टर्म फॉर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स? इसमें से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स का ऑल्टरनेटिव टर्म क्या हो सकता है? अलाउंस फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, डिस्काउंट फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। बहुत कंफ्यूजिंग है, बट अलाउंस हो सकता है। ठीक है, अलाउंस फॉर डाउटफुल डेब्ट, सी इसका आंसर है। ठीक है, सी फॉर माई साइड, सी इज द आंसर। इधर उधर हो सकता है। ठीक है, कुछ एक क्वेश्चंस में एट द, मेरे को भी पढ़ाए हुए 4-5 साल हो गए ना। ठीक है, लेकिन अभी भी मेरा अच्छा है, मैंने 8-10 साल पढ़ाया हुआ है, 8 साल के करीब मैंने अकाउंटेंसी पढ़ाया है। ठीक है, तो 1-2 क्वेश्चन में इधर उधर हो सकता है। एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड XYZ कंपनी फाइंड आउट दैट इट्स टोटल डेटर इज 10,000।
On scrutiny of accounts, it turned out that a bad debts amounting 1,000 was not recorded in the books of accounting. Furthermore, having considered the current economic situation, management of the company decided to increase the provision for doubtful debts by 500. Find what amount expense out in the income and statement account. देखो ये क्या बोल रहा है, 10,000 रुपए का बेसिकली एक डेटर है हमारे पास, ठीक है। जब पूरा अकाउंट को देखा जाता है ना तो पता चलता है कि 1,000 रुपए का एक प्रोविजन है जो हमने रिकॉर्ड नहीं किया, ठीक है, या बैड डेब्ट्स है जो हमने रिकॉर्ड नहीं किया, और फिर एक चीज और आता है कि 500 रुपए का हमें प्रोविजन भी क्रिएट करना है। तो कुल मिला के 1,500 रुपए का हमें टोटल घटाना पड़ेगा, किसमें से? 10,000 में से। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि किस में बोला है इसने करने के लिए? इसने बोला इनकम स्टेटमेंट में। अगर ये बैलेंस शीट होता तो आंसर होता 10,000 माइनस 1,500 8,500, लेकिन क्योंकि ये इनकम स्टेटमेंट दैट मींस कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है तो 1,500 इज द राइट आंसर, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस में 1,500 रुपए घटा देंगे। एक फर्म है वो 4% डिसाइड करता है कि प्रोविजन बनाएगा और 160 अलाउंस फॉर डाउटफुल डेब्ट्स ऑन ऑल आउटस्टैंडिंग डेब्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वैल्यू ऑफ टोटल आउटस्टैंडिंग डेब्ट? एक बात बताओ, 160 रुपए उसका प्रोविजन है। क्या है? 160 रुपए प्रोविजन है और प्रोविजन बोला है 4%। तो बताओ टोटल डेटर कितना है? ये मैथ्स है, ठीक है। यानी टोटल डेटर का 4% 160 है ना, तो 160 किसकी वैल्यू है? 4 की। चाहिए किसकी? 100 की। ये अगर आप मुझसे कभी मैथ पढ़ने आओगे तो आपको समझ में आएगा ये मैंने क्या करवाया है, ठीक है। ठीक है, मैं मैथ्स भी पढ़ाता हूं। आपके भाई बहन आस पड़ोस में कोई मैथ सीखने वाला हो तो उसको मेरा नंबर जरूर देना, ठीक है। अब देखो क्या करना है हमें इसमें। टोटल डेब्ट को मान लो x, तो x का 4% कितना होगा? 160 ना। अब निकाल दो x की वैल्यू, 4,000 आ जाएगा, ठीक है। हम डायरेक्ट कर लेते हैं उस वाले मेथड में। जो एसएससी वाले बच्चे हैं वो तो समझ गए होंगे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमनली यूज्ड बेस टू क्रिएट द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स? अब एक बात बताओ, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स किस पे निकाला जाता है? हमेशा डेटर पे। किस पे निकाला जाता है? डेटर पे। डेटर मतलब क्या? जिस बंदे ने आपसे उधार लिया है, उधार क्या लेगा? क्रेडिट सेल्स। क्या लेगा? क्रेडिट सेल्स। हमेशा ध्यान रखना, बिजनेस या तो परचेज करता है या सेल्स करता है, कोई 3 नंबर का काम नहीं करता। तो क्रेडिट सेल इसका आंसर आएगा, ठीक है। Which of the following debtor have highest probability to default to the trade debts? इनमें से कौन से बंदे हैं जिसके सबसे ज्यादा चांस है? ध्यान रखना, जो जितना पुराना होगा उसके चांसेस उतने कम है देने का। तो ये जो 90 दिन से ऊपर वाला है ना वो पैसा नहीं देगा। 30 से 60 वाला तो दे देगा, 60 से 90 वाला भी दे देगा। सबसे कम चांसेस 90 दिन वाला है, ठीक है। और करंट मंथ वाला तो अभी का है, अभी तो उनसे नए नए रिश्ते हैं, वो तो दे ही देगा, ठीक है। फोन उठाना जब बंद कर दे, फोन 3 महीने बाद उठाना बंद करेगा, ठीक है, जो सबसे एंड वाला है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स अकाउंट इज एन क्या है? हमेशा ध्यान रखना, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट अकाउंट को ना आपको लगेगा ये असेट्स अकाउंट है या लायबिलिटी अकाउंट है। बिजनेस के लिए ना हमेशा इसको असेट अकाउंट मानते हैं। क्या मानते हैं? असेट अकाउंट। याद कर लेना ये चीज, क्योंकि ये जमा हो रहा है, पैसा जमा हो रहा है आपके पास, ठीक है। किसी को देना नहीं है, वो आप ही के असेट्स के लिए है। सपोज दैट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स अकाउंटिंग ओपनिंग बैलेंस इज दिस 3,222। ये ओपनिंग है, क्लोजिंग है 5,222, यानी कि पूरे साल के अंदर कितना प्रोविजन लगाया गया है? 2,000 रुपए। पूरे साल में कितना प्रोविजन लगाया गया है? 2,000 रुपए। और बेड डेब्ट्स रिटर्न ऑफ ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड अमाउंटिंग 500, और पूरे साल में बेड डेब्ट्स कितना लगाया है? 500 रुपए। तो टोटल प्रॉफिट एंड लॉस में कितना पैसा जाएगा? 2,500 रुपए। आई होप समझ में आ रहा होगा मैं क्या करवा रहा हूं। नहीं आ रहा है, एक बार पुराने वीडियोस देख लेना। मैं अभी बोल रहा हूं, मैंने जो करवाया है 7-8 दिन में सब कुछ हो सकता है, 7-8 दिन में, ठीक है। अगर आप हर रोज 3-3 घंटे देने लग गए ना अकाउंटेंसी को, PC 13 या 14 आराम से निकल जाएगा, ओके। प्रोविजन फॉर कैश डिस्काउंट ऑन डेटर इज परसेंटेज ऑफ किस चीज का होता है? जो प्रोविजन लिया जाता है ना कैश डिस्काउंट ऑन डेटर, ये हमेशा ना नेट डेटर में जब आप प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स घटा देते हो ना, उसके बाद जो डेटर बनता है ना उस पे लगाते हैं। तो ऑप्शन सी इसका आंसर आएगा, ठीक है। प्रोविजन फॉर कैश डिस्काउंट का भी एक प्रोविजन बनाया जाता है ताकि ना भविष्य में हम कैश डिस्काउंट ऑफर कर सके। बिजनेस हर चीज के लिए तैयार रहता है। तो ये जो तुम लोगों को लगता होगा ना कि ये 30% ऑफ दे रहा है, 40% ऑफ दे रहा है, उसके लिए ना वो पहले से आपसे इतना पैसा लेके जा चुका है। कई बार होता गया ना, चीजों की वैल्यू बढ़ जाती है, प्राइस बढ़ गया, कंपनी महंगा बेच रही है, तो कंपनी उसको ना ऐसा नहीं कि उसको प्रॉफिट दिखा देगी, वो जो ज्यादा पैसा आ रहा है ना वो उसको एक जगह जमा करके रख लेगी, और जब हमारे बुरे दिन चलेंगे ना तब हम डिस्काउंट देने के काम आएंगे। तो देख रहे हो, तो डिस्काउंट ऑन डेटर कब निकाला जाएगा? डेटर में से प्रोविजन घटाने के बाद।
अगर यही प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स आता ना तो डेटर पे आता। ध्यान रखना, पहले आप डेटर पे प्रोविजन लगाओगे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स लगाओगे, फिर लगाओगे प्रोविजन फॉर कैश डिस्काउंट। ठीक है, कंफ्यूजिंग है आई नो, बट डोंट वरी, इतना टफ आएगा भी नहीं पेपर। इफ एक्चुअल बेड डेब्ट्स आर मोर देन द प्रोविजन फॉर बेड डेब्ट्स, देखो होता क्या है ना, अब जैसे मान लो आपके पास जो बेड डेब्ट्स है ना वो ज्यादा है, ओके, प्रोविजन फॉर बेड डेब्ट्स है, तो हम क्या करेंगे इसका, क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रोविजन फॉर बेड डेब्ट्स, प्रोविजन फॉर बेड डेब्ट्स का हमेशा क्रेडिट ही होता है। ठीक है, तो इसकी एंट्री एक्चुअली में होगी क्या, तो इसको ऐसे देखो कि प्रोविजन एक साइड लिखते हैं हम, एक साइड हम डेटर लिख रहे हैं। ठीक है, अब डेटर ज्यादा है, मान लो 10,000 है। ठीक है, तो इस प्रोविजन को ये मान लो 8,000 ही है, तो एक्चुअली में आप देखोगे कि डेटर वाले अकाउंट में ही आ जाएगा, और एक्चुअली में बेड डेब्ट्स कितना ज्यादा है, 2,000 है, तो ये किस में चले जाएगा, डेबिट बैलेंस ऑफ बेड डेब्ट्स अकाउंट में, क्योंकि बेड डेब्ट्स का अकाउंट हमेशा डेबिट होता है ना, तो बेड डेब्ट्स हो जाएगा। और अगर मान लो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स या प्रोविजन फॉर बेड डेब्ट ज्यादा होता ना, तो हम क्या करते, तो हम करते क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रोविजन फॉर बेड डेब्ट्स में। याद रख लेना इस चीज को। एबीसी फर्म हैज इंपोर्टेड अ मशीन फ्रॉम अब्रॉड, ओके, मशीन उसने अब्रॉड से मंगवाया है। ठीक है, इनमें से कौन सा है जो मशीन के कॉस्ट में इंक्लूड नहीं होगा, ये पूछा गया आपसे। अरे मिट जा, परचेज प्राइस ऑफ मशीनरी, ये तो होगा ही होगा। इंपोर्ट ड्यूटी, ये भी होगा। डीमैरेजेस चार्जेस, डीमैरेज चार्ज मैं बताता हूं क्या होता है, ये होता है जैसे सिप वगैरह का जो हम किराया देते हैं ना स्टोरेज वगैरह के लिए, वो होता है। ठीक है, रिफंडेबल टैक्स ये नहीं आएगा, नहीं ये नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि ये तो आ जाएगा ना, फॉर एग्जांपल मान लो तुमने एक मशीनरी खरीदा, ठीक है, से 15,000 रुपए का खरीदा। ठीक है, लेकिन कंपनी क्या कहती है, या फिर मान लो सरकार ये कहती है, क्योंकि ये मशीनरी सोलर एनर्जी पे चलता है, अगर आप ये खरीदते हो ना तो इसका बिल आप हमारे अकाउंट, हमारे उसमें अपलोड करो, हमारे वेबसाइट पे, हम आपको 2,000 रुपए वापस दे देंगे। ठीक है, 2,000 रुपए वापस दे देंगे। तो एक्चुअली में वो बताओ मशीन कितने का है, 15 का नहीं है, जो 15 बोल रहे हो मन में, 13 का है। ठीक है, वो 2,000 वापस भी तो ले लोगे। देख नहीं रहा हूं, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तुम कुछ से कुछ बोलोगे। देखो अगला क्वेश्चन 65, इन द कैलकुलेशन ऑफ डेप्रीसिएशन ऑल ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स आर एक्चुअली एस्टिमेट एक्सेप्ट। जब आप डेप्रीसिएशन लगाते हो ना तो क्या क्या चीजें देखते हैं, यूजफुल लाइफ देखते हैं, हिस्टोरिकल कॉस्ट देखते हैं, जिस रेट पे खरीदा है वही ना, सैल्वेज वैल्यू और रिसाइडल वैल्यू। ये सैल्वेज क्या होता है, रेसिडुअल तो स्क्रैप होता है। ठीक है, स्क्रैप देख के डेप्रेशन लगता है। सैल्वेज का मुझे नहीं पता, सैल्वेज होगा इसका आंसर। ठीक है, एक बार सर्च कर लेना। ठीक है, इन्हीं दोनों में से कोई एक होगा, मुझे ये लग रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग फिक्स्ड असेट्स इज नॉट डेप्रिसिएटेड इन द ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस। अगर ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस हो ना तो एक चीज है जिसपे डेप्रिसिएशन नहीं लगता, बताओ क्या, जिसके पीछे ना हमारा पूरा देश पागल है। ठीक है, सोचो क्या हो सकता है वो। ठीक है, हम जैसे नौकरी में आते हैं ना तो सबसे ज्यादा सजेशन हमें मिलता है कि शादी कर लो, और दूसरा क्या मिलता है, सोचो सोचो, हाँ घर खरीद लो। घर पे लेकिन लगता है, घर पे तो डेप्रिसिएशन लगता है, किस पे नहीं लगता, लैंड पे नहीं लगता, जमीन खरीद लो। ठीक है, ध्यान रखना, जमीन पे नॉर्मली टाइम में ना डेप्रिसिएशन नहीं लगता। यानी कि अकाउंटिंग में भी पता है कि लैंड का प्राइस नहीं घटने वाला, बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा। खुद देख लो, कोई भी जमीन देख लो जिसकी वैल्यू घटी हो। ठीक है, आप देखना 10 साल पीछे जाके देखना किसी भी लैंड की वैल्यू घटी हो, बिल्डिंग की वैल्यू घटती है, लैंड की नहीं घटती। ठीक है, इसलिए लैंड पे ऑर्डिनरी टाइम में डेप्रिसिएशन नहीं लगता। ठीक है, तो कल ही जाके जमीन खरीदो। अ कार वॉज परचेज फॉर 55 लाख, सॉरी 5,50,000। एक कार 5,50,000 में खरीदा गया है। रेसिडुअल वैल्यू वॉज, अच्छा रेसिडुअल को स्क्रैप वैल्यू कहते हैं, स्क्रैप वैल्यू 50,000 है, और जो मंथली डेप्रिसिएशन है ना वो 10,000 है, यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एनुअल रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन का एक्चुअली में जो फॉर्मूला होता है ना वो ये होता है, कॉस्ट प्राइस माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन में नंबर ऑफ यूजेस ईयर, कितने साल तक आप यूज करते हो। तो जैसे इस वाले में ना आप देखोगे डेप्रिसिएशन दे रखा है कितना, 10,000 है। कितना है डेप्रिसिएशन, 10,000 है। ओके, और कितने साल के लिए है, वैसे तो इसमें साल निकालने की जरूरत नहीं है, 10,000 कर रहे हैं, और किस पे लगा रहे हो, 5,50,000 पे ना, 5,50,000 रुपए पे 10,000 यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड। मंथली डेप्रिसिएशन कितना है, 10 लाख है, तो पूरे साल का कितना हो जाएगा, 1,20,000 ना।
पूरे साल का डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा? 1,20,000, और 1,20,000 किस पे लगाया जा रहा है? खुद से सोचो, 5,50,000 पे लग रहा है या 5 लाख पे लग रहा है? 5,50,000 पे लग रहा है, ठीक है। सॉरी, हाँ मतलब 5 लाख पे ही तो लग रहा है यार। नहीं 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 नहीं, सॉरी, कॉस्ट प्राइस माइनस स्क्रैप, जो वैल्यू बचती है ना हमेशा डेप्रिसिएशन उस पे लगाया जाता है, ठीक है। तो 5 लाख पे लगाया जा रहा है, कितना लगाया गया है? 1,20,000। 1,20,000 5 लाख पे लगाया जा रहा है, तो बताओ रेट ऑफ परसेंटेज कितना हो जाएगा यहां से? 24%, ठीक है। इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, रेट ऑफ परसेंटेज आ जाएगा 24%। ध्यान रखना ये मंथली बोला है, ईयरली नहीं है, मंथली बोला है, ठीक है। मैं भी थोड़ा बचक्का हो गया था, बिल्कुल ठीक है। अब देखो, एन इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स असेट्स इज रेफर टू एज, क्या होता है? कभी भी असेट्स की वैल्यू, अगर फिक्स असेट्स की वैल्यू बढ़ जाए ना, इसको बोलते हैं एप्रिसिएशन। क्या बोलते हैं? एप्रिसिएशन। एडिशन, एक्सलरेशन, अट्रैक्शन कुछ नहीं है, ठीक है। फिक्स असेट्स हैविंग बुक वैल्यू ऑफ 25,000 वाज सोल्ड फॉर 22,000। देखो 25,000 का 22,000 में बेच दिया गया है, तो क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है 3,000 रुपए का। फॉलोइंग इज द गेन और लॉस, 3,000 का लॉस हो रहा है, ठीक है। डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ इनटेंजिबल, थोड़ी देर पहले बताया था ना, कभी भी इनटेंजिबल वैल्यू की वैल्यू घटती है तो उसको बोलते हैं अमोर्टाइजेशन। नेचुरल रिसोर्सेज के लिए डिप्लेशन, और फिक्स असेट्स के लिए डेप्रिसिएशन। फिक्स असेट बढ़ जाए तो एप्रिसिएशन, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोलॉजिकल असेट्स? बताओ, आजकल जो हर जगह फैला हुआ है क्या चीज है? एक ही असेट्स है जिसको हम बायोलॉजिकल असेट्स कहते हैं, ठीक है। देन गाय, ठीक है। गांव को अकाउंट्स में बायोलॉजिकल असेट्स क्रिएट किया जाता है, हमेशा ध्यान रखना इसको। हम एक बार फोन दिखाओ, बायोलॉजिकल असेट्स हमेशा मान के चलते हैं, ठीक है। होल्ड करना यार। हेलो, अभी आ रही होगी आवाज? सो सॉरी, घर से कॉल आ गया था, ठीक है। मैं एडिट भी नहीं कर रहा हूँ बिकॉज कि एडिट में बहुत टाइम लगता है, तो थोड़ा सा ना जैसे ही रुकू मैं ना, फट 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 10-15 सेकंड आगे कर लिया करो, ठीक है। और थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लो यार, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोलॉजिकल असेट्स? तो गाय को ही बायोलॉजिकल असेट्स माना जाता है युगों युगों से, ठीक है। तो गाय ही हमारा बायोलॉजिकल असेट्स है, कुत्ता या घोड़ा नहीं है, ध्यान रखना। Items of property, plant and equipments can be recognized as assets when their cost can be measured reliably and it is likely। देखो किसी भी चीज को ना फिक्स असेट्स आप ना तभी मानते हो जब ना उसका बेनिफिट जो है ना वो बिजनेस को मिले। अगर बिजनेस को बेनिफिट नहीं मिल रहा तो उसका कोई मतलब नहीं है, वो फिक्स असेट्स नहीं है। हम लोग कहते हैं ना, लोग अपने घर पे बहुत करते हैं कि ये मेरा फिक्स असेट्स है, फिक्स असेट्स है। अरे जब तक बेचना नहीं है ना, कोई असेट्स नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। तो विल फ्लो टू द एंटिटी, हमेशा ध्यान रखना जिसका बेनिफिट अगर एंटिटी को मिलेगा वही हमारा फिक्स असेट्स है। अंडर द रिवैल्यूएशन मेथड ऑफ फिक्स असेट्स, हमेशा ध्यान रखना, रिवैल्यूएशन क्या होता है ना कि अकाउंटिंग के टर्म में कहा जाता है कि आपके पास जो फिक्स असेट्स है ना उसको हर थोड़े दिन बाद ना रिवैल्यू करते रहा करो। क्योंकि हो सकता है वैल्यू बढ़ जाए, हो सकता है घट जाए। बढ़ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, घट जाए तो और ज्यादा घटा दो, ठीक है। और ये कितने साल पे करना है? 3 से 5 साल में, हर 3 to 5 ईयर में। रिवैल्यूएशन का एंट्री क्या होता है? हमेशा ध्यान रखना, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, सॉरी असेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन की एंट्री क्या होगी? असेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। 12th क्लास में पूरा एक चैप्टर है इसके बारे में, रियलाइजेशन करके, ठीक है। अ कंपनी परचेज्ड अ न्यू मशीन फॉर ₹5 लाख 50 लाख एंड मशीन टेस्ट रन वाज स्टार्टेड टू मेक श्योर दैट, मैंने अभी टेस्ट रन के बारे में बताया था क्या होता है, ठीक है। अब देखो 50 लाख का एक मशीन खरीदा गया है, कितने का? अरे कितने जीरो आते हैं? सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख हो गए शायद, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख हो गए, ठीक है। ये 50 लाख लिख दिया, ठीक है मैंने। अब देखो क्या कह रहा है, टेस्ट रन स्टार्ट हुआ है। टेस्ट रन में ना एक्चुअली में 75,000 का खर्चा आया है। कितने का आया है खर्चा? 75,000 का खर्चा आया है। तो इसमें आप 75,000 और ऐड कर दोगे। कितना ऐड कर दोगे? 75,000। ये क्या होगा? कॉस्ट में। लेकिन अब इस 75,000 से जो सामान आया है, अभी आपने उसमें कुछ रॉ मटेरियल्स डाले और कुछ बनकर सामान निकला। जो सामान निकला उसको बेचा, और उसको कितने में बेचा? 70,000 रुपए में। तो वो भी तो प्रॉफिट है ना, तो इसको घटा दो। तो एक्चुअली में आप देखोगे तो ये जो मशीन है ना, ये आ गया
50,05,000 का, ठीक है, ऐड करके देख लेना, ठीक है। तो एक्चुअली उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी होगी? 50,05,000। द परचेज प्राइस ऑफ अ सॉफ्टवेयर दैट विल बी यूज फॉर मोर देन 12 मंथ। हमेशा ध्यान रखना कि कोई भी कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो होते तो एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं, लेकिन इसका खर्चा ना, इसका फायदा बहुत दिनों तक मिलता रहता है। इसको हम बोलते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या बोलते हैं इसको? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ऑप्शन सी ए दे रखा है एसएएस क्विजर में, ठीक कर लेना उसे। Which of the following is the correct formula for calculating depreciation using service hours method? ठीक है, एक तो ये मेथड आपके सिलेबस में है नहीं, ऑप्शन ए है, डायरेक्ट याद कर लो, ठीक है। इस फॉर्मूला होता है कॉस्ट माइनस स्क्रैप अपॉन में टोटल आवर्स इनटू एक्चुअल आवर्स। इसमें हम क्या करते हैं ना कि एक मशीनरी को डेप्रिसिएशन आप उसके अकॉर्डिंग लगाओ कि कितना घंटा वो चला है, ठीक है। ये नहीं, अब जैसे नहीं चल रहा है तो हम नहीं लगाते, ठीक है, ये एक तरीका है। The estimated about useful life of fixed assets can be changed, can not be changed, can be changed. हमने अभी एस्टिमेट किया कि 10 साल चलेगा, लेकिन 2 साल 3 साल बाद हमें लगने लग गया कि नहीं यार अब तो 2 साल ही और चलेगा, तो आप दोबारा चेंज कर दो। एस्टिमेटेड लाइफ चेंज हो सकता है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ अ फिक्स असेट्स, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ऑफ द फिक्स असेट्स। हमेशा देखना कॉस्ट में से अगर डेप्रिसिएशन निकाल दोगे ना तो बुक वैल्यू आती है। क्या आती है? बुक वैल्यू। हमेशा ऐसे तो लिखते थे 10 लाख घटाया, खरीदा, 10,000 का डेप्रिसिएशन लगा दिया, बच गया 90,000। ये क्या है? ये है बुक वैल्यू, ओके। डेप्रिसिएबल अमाउंट प्लस रेसिडुअल वैल्यू। डेप्रिसिएबल अमाउंट कितना डेप्रिसिएट किया है प्लस स्क्रैप वैल्यू, क्या आएगा? कॉस्ट ऑफ द फिक्स असेट्स, ठीक है। या तो डेप्रिसिएशन आएगा या उसका स्क्रैप आएगा। हमेशा देखना फिक्स असेट्स को ऐसे लिखते हैं, फिक्स असेट्स इज इक्वल टू टोटल डेप्रिसिएशन, जिसको इसने डेप्रिसिएबल अमाउंट लिखा है, टोटल डेप्रिसिएशन प्लस टोटल डेप्रिसिएशन प्लस स्क्रैप वैल्यू, इसी को रेसिडुअल वैल्यू भी बोलते हैं। 81वां, अ फिक्स असेट्स वाज बॉट फॉर ₹50,000, 5 लाख। एक फिक्स असेट 5 लाख का खरीदा गया है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है 4 लाख रुपए, यानी कि उसकी बुक वैल्यू अभी कितनी है? 1 लाख रुपए। उसकी बुक वैल्यू कितनी है? 1 लाख रुपए। कैलकुलेट इट्स डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द करंट अकाउंटिंग पीरियड यूजिंग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। देखो, अगर स्ट्रेट लाइन वैल्यू मेथड होता ना तो सिंपल 5 लाख का 20% निकल जाता 1 लाख रुपए, लेकिन क्योंकि ये रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है ना, तो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में डेप्रिसिएशन हमेशा बुक वैल्यू पे किया जाता है। तो 1 लाख का 20% कितना आ जाएगा? 20,000, ओके। Which of the following is our kind of depreciation expense? इनमें से कौन सा जो है वो डेप्रिसिएशन है? तो डिप्लेशन एंड अमोर्टाइजेशन, डिप्लेशन एंड एप्रिसिएशन, ये तो नहीं है, ठीक है, ये भी नहीं है। तो डिप्लेशन भी है और डिप्लेशन एंड अमोर्टाइजेशन भी है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है ना ये काइंड ऑफ डेप्रिसिएशन है। एन ऑल्टरनेटिव टर्म यूज फॉर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, इसी को तो हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी कहते हैं ना, ठीक है, इसको ही हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डबल एंट्री फॉर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डबल एंट्री ऑफ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस? देखो क्या है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट टू डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अकाउंट। कभी भी ना डेप्रिसिएशन की जो एंट्री होती है ना वो ऐसे होती है, देखो, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। क्या होता है? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, ठीक है। डेप्रिसिएशन की ये जनरल एंट्री होती है। एक तो ये होगा डेप्रिसिएशन टू फर्नीचर, और जब आप वो डेप्रिसिएशन एक साथ जमा कर लेते हो ना फिर उसको एक प्रोविजन में भेज देते हो, तो ये प्रोविजन वाले में भेजने की एंट्री है, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉर्मल बैलेंस ऑफ एन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट? इनमें से कौन सा बैलेंस होता है? हमेशा ध्यान रखना प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन जो होता है ना उसका बैलेंस हमेशा क्रेडिट साइड में होता है और डेप्रिसिएशन का बैलेंस डेबिट में होता है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ये सब एज अ लायबिलिटी ट्रीट किया जाता है। अगर आप अकाउंटिंग टर्म्स में देखोगे तो अकाउंट्स में उसको लायबिलिटी साइड में दिखाया जाता है, इसीलिए उनका बैलेंस हमेशा क्रेडिट में आता है, ओके। अगला देखो क्या है, अ कंपनी परचेज्ड अ व्हीकल फॉर 6 लाख and it will be used for 5 years and its scrap value is expected to be 1 lakh, okay? तो बताओ स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन कितना लगेगा? सिंपल है ना, 6 लाख में से 1 लाख घटा दो, फॉर्मूला यही होता है ना, कॉस्ट माइनस स्क्रैप अपॉन में नंबर ऑफ ईयर्स। तो यहां पे कॉस्ट है 6 लाख, 6 लाख में से 1 लाख गया 5 लाख, 5 लाख अपॉन में 5, ठीक है, 1 लाख आएगा, ओके। डेप्रिसिएशन का अमाउंट कितना आ जाएगा? 1 लाख। 87, डिविडेंड इक्विलाइजेशन रिजर्व क्या होता है? ये कैपिटल रिजर्व होता है। क्या होता है? ये कैपिटल रिजर्व होता है। जब कभी भी ना कोई भी रिजर्व का जो
एक्चुअली में जो मोटिव है ना वो असेट्स को बढ़ना या घटाना है ना, तो ध्यान रखना वो हमेशा आपका कैपिटल रिजर्व कहलाएगा। और डिविडेंड जैसे ही आ जाए ना, तो डिविडेंड समझ लेना वो एक तरह से क्या है, हम किसी को दे रहे हैं, असेट्स का ही पार्ट है। सीक्रेट रिजर्व क्या होता है, क्या ये बैलेंस शीट में दिखता है? नहीं दिखता है। स्टार्टिंग में मैंने बोला था ना अपेयर्स इन द बैलेंस शीट, गलत है। अपेयर्स इन द बैलेंस ना, अपेयर्स इक्वली ऑन बोथ ना, डज नॉट अपेयर इन द बैलेंस शीट, ये अपेयर ही नहीं होता है। ओके, शोइंग कॉन्टीजेंट लायबिलिटी एज एक्चुअल लायबिलिटी इज एन एग्जांपल ऑफ, देखो कंटीजेंट लायबिलिटी क्या है, एक खर्चा है जो हो सकता है, हुआ ही नहीं है, अब मैं उसको मान के चल रहा हूं और मैंने उसमें पैसा डाल दिया है। अरे भैया वो एक्चुअली में है ही नहीं, आपने उस चीज के लिए पैसे जमा किया है जो होना ही नहीं है। तो वो एक तरह से ना आप सीक्रेट रिजर्व क्रिएट कर रहे हो। क्या कर रहे हो आप? सीक्रेट रिजर्व कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल मान लो तुम्हारे पास 15,000 रुपए है, तुम्हारे दोस्त ने बोला 10,000 दे दे, तुम बोलोगे नहीं यार मेरा एक दोस्त है राहुल, उसको देना है। राहुल तो है ही नहीं ना, राहुल है ही नहीं, तुमने बहाना बना दिया, तो वो राहुल सीक्रेट है ही नहीं, तो वही है ये सीक्रेट जो है ही नहीं, तो ये क्या बन रहा है? सीक्रेट रिजर्व। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट सीक्रेट रिजर्व, इनमें से कौन सा है? देखो सीक्रेट रिजर्व कैसे करता है, 10 लाख का सामान है, उसको बैलेंस में तुम 5 लाख ही दिखाओ, लेकिन है 10 लाख का, तो जो एक्स्ट्रा 5 लाख है वो सीक्रेट रिजर्व का टाइप है। ठीक है, तो अंडर वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, चार्जिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर, यस कैपिटल एक्सपेंडिचर को कभी भी प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं करते क्योंकि वो तो लंबे समय के लिए होता है ना। मेकिंग एक्सेसिव प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, ये भी भैया वैल्यू घट रही है 10,000 की लेकिन तुम 20,000 घटा रहे हो। शोइंग कंटीजेंट लायबिलिटी एज एक्चुअल लायबिलिटी, ऑल ऑफ दी अबव, ये सारे जो है ना ये एक्चुअली में सीक्रेट रिजर्व का एग्जांपल है। विच ऑफ द रिजर्व इज आर कैपिटल रिजर्व, इनमें से कौन कौन सा कैपिटल रिजर्व है? ध्यान रखना जहां आपको असेट्स और लायबिलिटी दिखे उसको कैपिटल रिजर्व में मानना। प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, यस डिबेंचर लायबिलिटी है ना। वर्कमैन कंपनसेशन फंड, ये तो फंड है भैया, इसका कोई काम नहीं है यहाँ पे। प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन ऑफ रिजर्व, अगेन जो रिडीम करने में जो खर्चा आता है ना या जो प्रॉफिट होता है उसको हम कैपिटल रिजर्व में डालते हैं। मैंने आप लोगों को ये पढ़ा रखा है। तो फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ क्या है? रिवैल्यूएशन ऑफ फिक्स असेट्स, अगेन फिक्स असेट्स से जो फायदा आ रहा है ये भी असेट्स है। और प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन ये भी है। तो 1 3 4 5 देखो कोई है क्या? 1 3 4 5 ऑप्शन सी, सॉरी 1 3 4 5 ऑप्शन बी है। ओके, ऑप्शन बी 1 3 4 5। ठीक है, ये चैप्टर पढ़ लेना एक बार फिर से, बहुत इंपॉर्टेंट है। और पीसी 13 वालों के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ज्यादा। इंपॉर्टेंस ऑफ क्रिएटिंग रिजर्व, अब रिजर्व का क्या फायदा होता है? अरे आप पैसा जमा कर रहे हो, उसका क्या फायदा है? भविष्य में वो यूज होगा, किस में यूज होगा? रिड्यूसिंग द टैक्सेबल प्रॉफिट ना, रिजर्व से टैक्सेबल प्रॉफिट नहीं घटता। ठीक है, तो पहला वाला तो नहीं है इसका आंसर। मीटिंग अ फ्यूचर कंटीजेंसी, यस रिजर्व से भविष्य में फायदा होगा ना। स्ट्रेंथनिंग द जनरल फाइनेंशियल पोजीशन, ऑब्वियस ही बात है, तुम्हारे अकाउंट में पैसा है तो तुम्हारी फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग होगी। और एक लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है, कोई उधार ले रखा था वो भी तो घटा सकते हो ना इससे। तो 2 3 4, 2 3 4, ऑप्शन नंबर सी। जनरल रिजर्व इज अ टाइप ऑफ, जनरल रिजर्व क्या होता है? रेवेन्यू रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, ठीक है, बोथ ए एंड बी नाइदर। रेवेन्यू रिजर्व, जनरल रिजर्व हमेशा रेवेन्यू रिजर्व में आता है, कैपिटल रिजर्व में नहीं आता, ध्यान रखना। ओके, वेयर द प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट और एक्यूमुलेटेड मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन इज इन प्लेस, असेट्स इज अ बैलेंस शीट सोन इन द ओरिजिनल कॉस्ट। कभी भी अगर आप प्रोविजनल फॉर डेप्रिसिएशन लगाते हो और बना रहे हो, मतलब आप एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट डिस्काउंट बैलेंस शीट में अगर आप एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को भी शो करते हो और असेट्स को भी शो करते हो ना, तो आपको ऐसे लिखना होगा। जैसे मान लो आपने एक मशीनरी खरीदा 1 लाख का, तो बैलेंस शीट में इसको 1 लाख ही लिखो, और डेप्रिसिएशन वाला जो है ना, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन यहां पे लिख दो 80,000। ठीक है, मान के चलो 80 60 जो भी है। तो हमेशा ध्यान रखना इसमें ना जो कॉस्ट प्राइस है ना वो लिखोगे बैलेंस शीट में। क्या लिखोगे? सो एट ओरिजिनल कैश फॉर द सक्सेसिव ईयर। हर साल इसका हम कॉस्ट प्राइस ही लिखते रहेंगे, हर साल सेम अमाउंट लिखते रहेंगे। कब लिखेंगे? जब हम एक्यूमुलेटेड मेथड करते हैं। क्या करते हैं हम? एक्यूमुलेटेड मेथड। इसमें क्या होता है ना कि ये वाला जो प्रोविजन है ना ये हर साल बढ़ता रहेगा। पहले साल मान लो मैंने 10,000 लगाया तो 10,000 हो जाएगा, अगले साल के बैलेंस शीट पे यही 20,000 हो जाएगा, अगले साल में यही 30,000 हो जाएगा, लेकिन ये घटता रहेगा, सॉरी ये सेम रहेगा हर साल। आई होप क्लियर होगा यहां तक। बस 5-6 क्वेश्चन और फिर घर चले जाएंगे। विच इज नॉन एज फिक्स परसेंटेज ऑन ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, इसमें से कौन सा जो है जिसको हम फिक्स परसेंटेज या ओरिजिनल कॉस्ट मेथड कहते हैं? स्ट्रेट लाइन मेथड को ही कहते हैं। डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड अगेंस्ट प्रॉफिट अंडर द कंसेप्ट ऑफ, डेप्रिसिएशन किस में होता है बताओ? डेप्रिसिएशन चार्ज्ड अगेंस्ट प्रॉफिट, मैचिंग कंसेप्ट को, मैचिंग कंसेप्ट में डेप्रिसिएशन लॉस है, प्रॉफिट है, दोनों को मैच किया, एग्जैक्ट प्रॉफिट निकाला। ओके, तो ये मैचिंग कंसेप्ट है।
डेप्रिसिएशन क्या है? डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है, इसकी जनरल एंट्री पास करनी है। तो अभी मैंने बताया था डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट या असेट्स अकाउंट, ठीक है, तो डेप्रिसिएशन हमेशा डेबिट होगा। इफ द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द असेट्स इज 2,50,000, यूजफुल लाइफ 10 साल है और जो स्क्रैप वैल्यू है वो 50,000 है, तो डेप्रिसिएशन कितना चार्ज होगा? देखो 2.5 लाख है, 2.5 लाख का 50,000 घटा दो, यानी कि उसकी स्क्रैप वैल्यू कितनी है? 2 लाख। 2 लाख और कितने साल यूज होगा? 10 साल। तो हर महीने कितना लगा रहे हो? 2,000। कितना लगा रहे हो हर महीने? ठीक है, सॉरी 20,000। ओके, तो 20,000 2.5 लाख का कितना परसेंट है? 8%। ओके, क्लियर होगा, ये परसेंटेज निकाल देना आप। इफ द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ असेट्स इज 2 लाख एंड डेप्रिसिएशन 10% है रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड से, तो हमसे पूछा है कि 3 साल बाद उसकी वैल्यू कितनी होगी। देखो कैसे करोगे, पहले साल कितना है? 2 लाख, ठीक है, अब इस पे डेप्रिसिएशन लगा दिया मैंने, कितना पहले साल? 10%। 2 लाख का 10% कितना हो जाएगा? 20,000। तो अब बचा इसकी वैल्यू 1,80,000। फिर अगले साल मैंने फिर से लगा दिया 18,000, क्यों? क्योंकि अब इसका 10% लगाएंगे हम बुक वैल्यू का, तो यह आ जाएगा 1,72,000। अगले साल फिर इसमें से 17,200 रुपए घट लगा दो, ठीक है, 17,200, 1,72,000 है ना, 1,72,000 में से 17 घटाओ तो 55, 7, 55, 55, 54, 1,54,800 है क्या कोई आंसर? ओ सॉरी, ये 62 है, ये 62 है, ये 16,200 है, तो 1,45,800 आ जाएगा, ठीक है, 1,45,800, ठीक है, इसको कर लेना। तो ये 3 साल बाद इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 1,45,800। इफ द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ अ ट्रक इज 9 लाख, इट्स यूजफुल लाइफ इज 16 ईयर एंड स्क्रैप वैल्यू 50,000, देन द एप्रिसिएटेबल रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अंडर रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। ये क्वेश्चन ही गलत है, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में ऐसे यूजफुल ईयर वगैरह नहीं दिया जाएगा, ठीक है, तो ये क्वेश्चन गलत है। क्वेश्चन नंबर 101, लास्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है। इफ द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एन असेट्स इज 5 लाख, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10%, व्हाट विल बी द डिफरेंस इन द बुक वैल्यू ऑफ द कॉस्ट अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड एंड रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड आफ्टर अ पीरियड ऑफ 3 ईयर। तो 3 साल बाद इन दोनों में क्या डिफरेंस होगा? देखो 5 लाख का था, समझना इसको, 5 लाख का आपने खरीदा, पहले साल लगा दिया 10% यानी 50,000, अब बचा 4.5 लाख, फिर आपने लगा दिया 45,000, अब बचा 4,05,000, अब आपने फिर लगा दिया 40,500। ओके, अब आ गया ये 3,64,500, 3,64,500, 65, 40। हाँ, ये किस वाले मेथड से? रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से। लेकिन जब मैं स्ट्रेट लाइन मेथड से लगाऊंगा ना, तो जैसे ये 5 लाख का खरीदा हमने, पहले साल भी 50,000, दूसरे साल भी 50,000, तीसरे साल भी 50,000, तो इसकी एक्चुअली में वैल्यू जो बचेगी ना, अकॉर्डिंग टू स्ट्रेट लाइन वैल्यू मेथड, 1.5 लाख, 3.5 लाख, कितना? 3.5 लाख रुपए, ठीक है। लेकिन ये स्ट्रेट लाइन मेथड में है, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में कितना है? 3,64,500। अब देख लो इसका डिफरेंस कितना है, 14,500। ये आपका आंसर है और यही हमारा आज का अंतिम क्लास था, अंतिम क्वेश्चन था। आई होप आपने एंड तक देखा होगा, ये 1 गो में तो नहीं देखा होगा, मुझे पता है, बहुत ब्रेक ले लेके देखा होगा, लेकिन एट द एंड आप यहाँ पहुंच गए हो। अगर आप यहाँ पहुंच गए हो और मुझे सुन पा रहे हो और यहाँ तक आ गए हो, तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में अच्छी अच्छी बातें कर देना मेरे लिए, ठीक है। मेरे को बहुत मजा आता है जब कोई मेरी तारीफ करे ना, ठीक है। और फिर ऐसे ही और वीडियोज आने वाले हैं, बाकी अभी 2 पार्ट और आने वाले हैं, वो दोनों ना आपको मेरे फेस के बिना आपको देखना पड़ेगा, बिकॉज कि मैं जा रहा हूं रांची, ठीक है, कल मेरी फ्लाइट है रांची की। ओके, वहां मैं रहूंगा 4 या 5 दिन, मेरी वहां क्लासेस है, अगेन मैं यही सब पढ़ाने के लिए वहां भी जा रहा हूं, ठीक है। तो वहां पे से आने के बाद फिर दिन कम बचेंगे, तो मैं क्या कोशिश करूंगा कि मैं वहीं पे अपने पेन टैब की हेल्प से या फिर जो मेरा टैबलेट है उसी की हेल्प से मैं आपको वहां पे करवा दूंगा सारे क्वेश्चंस, ठीक है। आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए और जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए ताकि आप उसको बार बार रिवाइज कर सको। तो इस सेशन में इतना ही था, आई होप पसंद आया होगा, बिल्कुल आया होगा। ओके, और कुछ छूट गया है, कुछ डाउट है तो कमेंट में लिख देना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ठीक है, भारत माता की जय और CAG की जय।